बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो है ये हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो पहले लेक्चर के अंदर आज मैं जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ जाएंगे कि हम इसको किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए जो है वो लिखते हैं, इसकी तरफ लेके चलूँगा। तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसी भी क्लोज सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसका क्या रिलेशन जो है वो हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। ये जो फ्लक्स का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू फ्लो, यानी किसी भी जगह से फील्ड का फ़्लो कर जाना। ये हम बेसिकली फ़्लो को हम ले रहे हैं, हम आम लैंग्वेज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जगह पर अगर आवाम का, लोगों का ज़्यादा गुज़र हो रहा हो तो हम ये टर्म यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर लोगों का फ़्लो ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों का फ्लक्स ज़्यादा है। इसी तरीके से फ्लक्स का मतलब फिर क्या हुआ, पास आउट होना किसी सरफेस से, किसी एरिया से, किसी जगह से लोगों का, चीज़ों का गुज़रना जो है दैट इज़ द फ्लक्स। इसी कॉन्सेप्ट को फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस बात को जो है ना समझते हैं। देखिए जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एरिया से गुज़रना जो है दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की हुई है। इसका मतलब है किसी जगह से, किसी यूनिट एरिया से या किसी एरिया से जो फ्लो आउट होने का ताल्लुक है वो दो चीज़ों के साथ हो रहा है। एक तो यह है कि अगर मैं एरिया इंक्रीज़ कर दूं, यानी जो फील्ड है, जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, अगर वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो मैं किसी जगह पर एरिया को अगर बड़ा कर दूंगा तो इसका मतलब है उसकी जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि फिर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पढ़ा हुआ है, यानी कहीं पर किसी यूनिट एरिया में से अगर ज़्यादा फील्ड लाइन गुजर रही हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और अगर वही यूनिट एरिया उठाकर हम किसी और जगह पर रखते हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कम हो गई हैं, तो इसका मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ पर कम है। तो इसका मतलब है फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस अंदाज से लिख सकते हैं या जो इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है उसमें ये दोनों बातें हमारे पास आ रही हैं। तो मैं देखता हूँ, पहले चलता हूँ, आपको लेके जाता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ, और फिर जो बात मैंने आपसे कही है मैं उसको मैथमेटिक की लैंग्वेज में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। देखिए जी, मैंने भी बात की है कि बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज पासिंग थ्रू अ एरिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सर्टेन एरिया, मैं कोई कंसिडर करता हूँ, मेरी मर्जी का है, मैं इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखता हूँ, मैं इसको 5 मीटर स्क्वायर रखता हूँ, मैं जो भी एक यूनिट एरिया, एक एरिया मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं उस पर जो है ना बात कर रहा हूँ। सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो तभी आपके पास उसमें से फील्ड लाइंस पास आउट हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? तो अब देखें, मैंने बात की थी ये फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर, तीसरी चीज़ अब मैंने डेफिनेशन में डाल दी। तीसरी चीज़ मैंने डेफिनेशन में क्या डाली, मैं इस तीनों बातों को अब समझ रखता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये मैं रखा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कि अगर आप उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर रख दें, उसका एरिया कांस्टेंट कर दें, सिर्फ स्ट्रेंथ को चेंज कर दें, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ा या कम कर दें, इसका मतलब है फ्लक्स कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फ्लक्स का ताल्लुक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया है। जब स्ट्रेंथ ही बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर मैं स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखता हूँ, इसके एरिया को छोटा बड़ा करता हूँ, ये जो एरिया रख रहा हूँ इस एरिया को छोटा बड़ा कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है जिसकी ओरिएंटेशन। अब इस ओरिएंटेशन को समझाने के लिए मैं आपके सामने छोटी सी डेमो करता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक स्टैंड है जिस पे मैंने एक
ख़ास किस्म का जो है ना वो एरिया लिया। देखें ये मेरे पास ये एरिया, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरे पास कांस्टेंट एरिया है। इस एरिया को अब मैं यहाँ से आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पता है हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस सरफेस को, इस एरिया को इसके पैरेलल रखता हूँ, पैरेलल, तो इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, इसमें से फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती। इसका मतलब है अगर मैं इसी के साथ इसका मैं एरिया का जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना शुरू कर दूं, अब कुछ फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट हो सकती हैं, कुछ फील्ड लाइंस पास आउट हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको इस तरीके से फील्ड के रखूँगा परपेंडिकुलर, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरने वाली हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है फ्लक्स जो है वो सिर्फ एरिया पर नहीं, सिर्फ इस फील्ड की मैग्नीट्यूड पर नहीं, साथ में इस एरिया की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि इसकी ओरिएंटेशन हमने क्या रखी, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही हैं, दैट इज़ द फ्लक्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो तीन बातें मैं बता रहा हूं। इट डिपेंड्स अपॉन द ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट। और सेकंड वन क्या है जी, एरिया। ये जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, इस एरिया की कितनी मैग्नीट्यूड है, ये हम स्क्वायर में ले रहे हैं, ये हम सर्कुलर फॉर्म में ले रहे हैं, किस तरीके का एरिया ले रहे हैं, इस सरफेस पूरी की एरिया की वैल्यू लेनी है। और तीसरी मैंने क्या बताया, ओरिएंटेशन ऑफ दिस सरफेस। देखिए इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने पर हम क्या देख रहे थे कि इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इस जगह पे मैक्सिमम, फिर इधर लेके जा रहे हैं फील्ड लाइंस कम होती होती यहाँ जीरो होगी, फिर फील्ड लाइंस ज़्यादा होना शुरू होगी। इसका मतलब है इसकी ओरिएंटेशन भी क्या करती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंड कर रही है जी। अच्छा अब चलते हैं जी हम इसके मैथमेटिक्स की तरफ। तो इसको हम दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा, फिर उठाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, अब हम इसके एक फॉर्मूलेशन की तरफ, इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं, उसको किस तरीके बनाना है, और कॉन्सेप्ट यहीं से, इसी में से हमने लेने हैं। सपोज कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपके सामने रखा था कि अगर मैं फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, ये आपके पास सपोज कर लेते हैं कि इस तरफ से ये जो मार्कर है ये दो फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सी फील्ड लाइंस आ रही हैं, और सरफेस जो एरिया है वो एरिया हमने फील्ड के क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। देखना ये इसकी एरिया है, सरफेस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये मेरी फिंगर एरिया को रिप्रेजेंट करी, सरफेस रिप्रेजेंट करी है, और ये वाली जो फिंगर है तो ये वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर से शो किया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और ये यूनिफॉर्म मैंने तकरीबन बनाई हुई हैं। अब पता है इनके दरमियान डिस्टेंस जो बताता है कि यूनिफॉर्म है कि ये नॉन यूनिफॉर्म। और इसके सामने मैंने परपेंडिकुलर में एक क्या रख दिया, सरफेस एरिया रख दिया मैंने, और मुझे पता है इस वक्त नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से मैक्सिमम गुजरेंगी, तो मैंने इसको लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसमें से फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे ई और एक के नीचे लिखा मैंने परपेंडिकुलर, यानी सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा परपेंडिकुलर, और मुझे पता है कि मैंने अभी जो थ्योरी डेवलप की है, जो आइडिया डेवलप किया, वो बताता ये है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस उसमें से गुजर रही होंगी। अब यहाँ तक बात को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखें हम किसी भी सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इस सरफेस को, ये जो मैंने आपके सामने बात की थी, ये स्टैंड लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने ये जो सरफेस ली है, ये जो सरफेस, अगर इस सरफेस को मैं वेक्टर की फॉर्म में इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेता हूँ जिसका नाम क्या होता है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अगर ये इसका एरिया वेक्टर होगा, इस एरिया को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस एरिया की जितनी मैग्नीट्यूड होगी वो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इसी यूनिट डायरेक्शन की डायरेक्शन में हम वेक्टर ले लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे सपोज अगर ये मूव करवा के लेके जाता हूँ मैं इस तरह, तो ये भी मूव करके इस तरह आ जाएगा, ये इसके क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, इस तरीके से मूव करके आएगा तो ये ऐसे मूव करके आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है जो सरफेस के ऊपर, जो एरिया के ऊपर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। अब मैं अपनी बात को वेक्टर की फॉर्म में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम फ्लक्स को ई डॉट ए की फॉर्म में लिखते हैं, तो किस तरीके से बनता है। अब चलते हैं कि ये भी वेक्टर हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर हो, तो दो वेक्टर
मैक्सिमम आंसर किस वक्त देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है अगर उन दोनों के दरमियान एंगल 0 आ जाए और वो मैक्सिमम आंसर भी दे रहे हों। बात जरा सुनिएगा, क्या है, दो वेक्टर्स दोनों पैरेलल हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि जो आपका एरिया था वो परपेंडिकुलर है। एरिया परपेंडिकुलर हो तो उसका वेक्टर उस पर नॉर्मल होता है, तो फिर ई और ए आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब हमने ये जाना है, हमने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का पढ़ा था, उसमें हमने ये बात सीखी हुई है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हों और आंसर मैक्सिमम दे रहे हों तो उनके दरमियान क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो मैंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ई और ए का डॉट ले लिया कि ई और ए का डॉट मुझे यहाँ मैक्सिमम आंसर देगा। तो फिर हमने सीखा हुआ है कि डॉट को हम क्या कॉस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ई ए कॉस थीटा, और हमारे डाटा के मुताबिक यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, 0, तो फिर ई ए कॉस 0 1 होता है। तो फिर मैक्सिमम फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ई इंटू ए के बराबर आ रही है। ये मैंने पहली सिचुएशन जब मैंने क्या रखा था, एरिया को किसके रखा, मैंने सरफेस को जो है ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इसके एरिया वेक्टर को फील्ड के क्या रखा, पैरेलल। ये एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट जब ले रहे हैं तो एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान है, लेकिन अगर वो एरिया सरफेस एरिया और ई के दरमियान एंगल पूछेगा तो क्योंकि नॉर्मल पर ये क्या लेते हैं आपका जो यूनिट वेक्टर होता है या डायरेक्शन वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस पर नॉर्मल होता है, तो ये 90 का जो फेज डिफरेंस इसके दरमियान वो रहेगा। अब चलते हैं जी अगली सिचुएशन। अगली सिचुएशन मेरे पास क्या थी, मेरे पास अगली सिचुएशन ये थी कि जब मैंने इसको क्या रखा था, फील्ड के सरफेस को, ये जो आपका सरफेस है एरिया है, इसको फील्ड के क्या रख दिया मैंने, पैरेलल रख दिया। सरफेस एरिया फील्ड के पैरेलल है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती। तो फिर देखें मैंने क्या रखा, मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने आपके सामने ये रखा, और देखें ये आपके पास आ रहा है, इसको मैंने क्या रखा, इस पर कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। तो यही बात मैं लिखी कि मेरा कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर मैं इसको क्या रखता हूँ, सरफेस को फील्ड के पैरेलल, तो उसके नॉर्मल वेक्टर को क्या कर रहे हैं, या यूनिट वेक्टर को जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर है उनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, वेक्टर की केस में 90। लेकिन अगर आप एरिया यूज कर रहे हैं, सरफेस यूज कर रहे हैं, तो सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ जब मैंने कहा था मैक्सिमम फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी, 0। उस वक्त जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये सरफेस एरिया है, जो सरफेस है आपके पास, ये दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो। ये पैरेलल का सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको जब डॉट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। अब मैंने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो कब अपना डॉट प्रोडक्ट 0 देते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। या फिर ये एंगल नजर आ रहा है और मुझे ये एंगल पता लग रहा है इन दोनों में एंगल 90 है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट को यूं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो सिचुएशन, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और उनका आंसर 0 आ रहा हो। तो हमने सीखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का लिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो 0 होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ई ए और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है, 90, जिससे पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ये आपके पास दो सिचुएशन थी जिसमें मैंने एक में सरफेस को परपेंडिकुलर रखा और एक में सरफेस को क्या रखा, मैंने पैरेलल रखा। अब इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। तो फिर क्या करता हूं जी, अब मैं इस सरफेस को ना रखता हूं परपेंडिकुलर, ना रखता हूं पैरेलल, किसी एंगल पर, ये मैंने किसी एंगल पर जो है, जो ये एंगल बना रहा है, किसी एंगल पर मैंने क्या कर दिया, इसको टिल्ट करके छोड़ दिया। अब जब टिल्ट करके छोड़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन में भी आ रहा था, सीखिएगा, कहते हैं सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ई। जो सरफेस ई के परपेंडिकुलर आती है हमेशा उसमें से ही फ्लक्स होगा, जितनी आ रही है उसको मल्टीप्लाई। देखें यहाँ सारा एरिया ई के परपेंडिकुलर आ रहा था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कोई भी एरिया ई के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, वो 0 हो गया। अब अगर आप यहां गौर करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक सरफेस यूं नीचे बनेगी जो इसके क्या आ जाएगी बेस में, और एक सरफेस यूं बनेगी जो क्या आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो
इसका मतलब है ये जो है वेक्टर समझ लें, इसको आप इस सरफेस को समझ लें वेक्टर की शक्ल में, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा। तो ये वाली जो सरफेस आ रही है जिसको मैंने इस तरीके से बॉक्स की शक्ल में लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। इसका मतलब है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा होगा वो इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये दो बातें ऊपर लिखी थी, इसी में से कॉन्सेप्ट आया है कि अगर आपका ए मेक्स एन एंगल थीटा विद ई, अब ये ए वेक्टर है जो कि इस सरफेस पर क्या परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये थीटा है, देन ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई वैसे रखा और ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या चीज़ है, ए ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के दो कंपोनेंट हैं, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। तो मैंने क्या सीखा था, जो सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इसका ए कॉस थीटा ये साइड बनती है, ठीक है, और ए साइन थीटा ये बनती है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या बना, ए कॉस थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। अब तीनों रिजल्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों रिजल्ट इस बात को सेटिस्फाई करते हैं कि आप जिस मर्जी ओरिएंटेशन पर रखें, जिस मर्जी सिचुएशन पर रखें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर लें और सरफेस एरिया का वेक्टर कंसीडर करें, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको इस बात को बता देगा कि इस सिचुएशन में, इस ओरिएंटेशन पर, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये वाला एरिया, यानी कोई एरिया ए है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, और किसी ओरिएंटेशन उस थीटा पर आपने उस सरफेस को रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस सरफेस में से कितनी गुजरेंगी, जस्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वेक्टर है वो और जो एरिया वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को जो उस एरिया में से गुजर रही होंगी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिकली आपके पास एंड पर ये मैथमेटिकल रिलेशन जो जर्नल रिलेशन में लिखा ई डॉट ए, जिसको मैंने इस्तेमाल किया पहली सिचुएशन में, दूसरी में भी और तीसरी में भी। इसका मतलब है दिस इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, फ्लक्स के लिए फाई का सिंबल यूज करें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये एरिया वेक्टर है। इन दोनों का जब डॉट लिया तो ई ए कॉस थीटा के बराबर आएगा। ये आपके पास जो है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करें, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। और अब इसको इस्तेमाल करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कि फ्लक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, किसी सरफेस में से फील्ड लाइंस का गुजरना। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया, इस फार्मूला पर एक कंडीशन है, इस फार्मूला पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन को आप जहन में रखिएगा। कंडीशन ये है कि ये जो एरिया है इस सरफेस को क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस रखी, यहाँ भी फ्लैट रखी, यहाँ भी फ्लैट रखी। अगर तो ये सरफेस फ्लैट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन, हम एंगल हमें पता लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारा फर्दर जो लेक्चर होगा वो मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, तो कुछ फील्ड लाइन उस सरफेस में से बाहर निकल रही होंगी, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी उस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये होगा। इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इस बारे में क्वेश्चन कोई हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।